आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 15। आपका नाम है चैप्टर का सम नेचुरल फेनोमेना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर आपका 15 है। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। देखिए, इस चैप्टर को ना शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा। ठीक है, देखिए, चूंकि चैप्टर का नाम ही आपका सम नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना का मतलब है कुछ ऐसा घटना जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होता तो है लेकिन वो अपने आप होता है, उसको करवाने में हमारा जरा सा भी कोई हाथ नहीं होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण यानी हमारे इन्वायरमेंट में होता है लेकिन उसको करवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। सम नेचुरल फेनोमेना यानी कि वो अपने आप होता है। जैसे हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्यों होता है, यानी कि जब बिजली क्यों चमकता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। दूसरी बात हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आखिर अर्थक्वेक कैसे आता है या फिर वो क्यों आता है ना। इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बादल हमारा कैसे बनता है, बादल से हमारा पानी नीचे कैसे आता है ना। ये सब का सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कभी कभी हम लोग अपने आम भाषा में ये भी कहते हैं ना, जब बरसात होता है तो कि बिजली गिर गया, ऐसा। तो वो भी ऐसा आखिर क्यों होता है, तो इस पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको मिल गया होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ घटनाएं होती हैं अपने आप, वो कैसे होते हैं, है ना। जैसे बारिश का होना, बिजली का कड़कना, फिर से धरती का हिलना, अर्थक्वेक आना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग बड़ा सिंपल सा टर्म है। लाइटनिंग का सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं आप? लाइटनिंग का मतलब लाइट का होना, है ना। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें आपको जानने को नए नए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइटनिंग। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर लाइटनिंग होता क्या है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग का डेफिनेशन ही देख लेते हैं। द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट विच वी सी इन द क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट विच वी सी इन द क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। अच्छा, कभी कभार ना आप आसमान में, बादल में देखते होंगे कि अचानक हमारा बिजली चमकता है ना। अचानक वो क्या बहुत ही कम लाइट होता है या फिर क्या वो ब्राइट फ्लैश लाइट होता है? बिल्कुल ब्राइट फ्लैश लाइट होता है। मतलब ये हो गया कि वो कुछ ही समय के लिए सही लेकिन चमकता बहुत भयंकर है ना, हमारे बादल में। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल से लाइटनिंग। और ये लाइटनिंग ज्यादातर आपको कब देखने को मिलता है? जब हमारे यहाँ पे आसपास में क्या हो रहा हो, बारिश हो रहा हो, उस समय पे हमारा लाइटनिंग ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिंपल सा लाइटनिंग का मतलब यह है कि बादल में अचानक, और वो भी बहुत कम समय के लिए, जो आपको बहुत ही चमकता हुआ लाइट दिखता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑल्सो लाइटनिंग, अच्छा कहीं पे ना हो सके तो आप बगल में लिख लीजिए, क्योंकि लाइटनिंग के जगह पे कई बार वर्ड आपके सामने स्पार्क इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपके सामने वर्ड लाइटनिंग के जगह पे क्या मिल सकता है? स्पार्क मिल सकता है, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हो सके तो आपके पास यदि पेंसिल है तो बुक के सबसे फ्रंट वाले पेज पे आप इसको लिख लीजिए कि हाँ, लाइटनिंग का मतलब स्पार्क भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो also lightning can be seen on an electric pole when wires become loose and when wind is blowing and shaking the wires। अच्छा, यहाँ पे भी लाइटनिंग हमको देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, आपने ना अक्सर देखा होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है, यानी कि जहाँ से हमारा तार वायर हमारा जो इलेक्ट्रिक वाला जुड़ा हुआ रहता है, वो ना कभी कभार ढीला हो जाने की वजह से दो वायर आपस में ना हवा चलने से क्या हो जाते हैं? टकराते हैं। और टकराने के बाद आप देखते होंगे बहुत जोर का शॉट लगता है, आवाज भी होता है, चिड़चिड़ का आवाज भी निकलता है। तो लाइटनिंग हम लोगों को वहां भी देखने को मिलता है ना। कभी कभार आपने घर के आसपास या फिर कहीं पे आपने खास करके रात में जरूर चीज देखा होगा, कभी भी, मतलब बचपन से लेकर अभी तक के समय में आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है, यानी कि आपके घर के बगल में जो इलेक्ट्रिक पोल है जिसमें कि आपका वायर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो जब दो वायर आपस में ढीला हो जाते हैं, थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, और जोर से हवा चलने के वजह से जब वो दोनों आपस में सटते हैं ना, तो फिर बहुत जोर का लाइटनिंग होता है ना। लेकिन अब ना ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रिक वायर अब कैसा आने लगा है?
वो ऊपर से प्लास्टिक कवर करके आने लगा है ना। लेकिन पहला क्या होता था, पहला तो हमारा बिल्कुल खुला हुआ वायर होता था, तो वो जब दोनों आपस में वायर सटते थे तो बहुत जोर का शॉर्ट सर्किट होता था और बहुत जोर का लाइटनिंग हमको देखने को मिलता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात लिखा हुआ था। उसके बाद इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ लाइटनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर जब हमारे आसपास बारिश होता है और उस समय पे जो लाइटनिंग होता है यानी कि जो बिजली कड़कता है, तो क्या वो अपने आप कड़कता है? नहीं, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ना हमारा लॉजिक है, यानी कि इसके पीछे साइंस काम करता है। तो आज हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आखिर लाइटनिंग क्यों होता है। लेकिन आज से आप 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल आप पीछे चले जाइए, लोगों को इसके बारे में उतना मालूम नहीं था कि आखिर बिजली कड़कता है तो वो क्यों कड़कता है। वो लोग क्या समझते थे, इसको सिंपल सा इन्वायरमेंट का घटना समझ के भूल जाते थे वो लोग। ठीक है, लेकिन आज हम लोग यदि लाइटनिंग को देखते हैं कि आखिर भाई बिजली कड़क रहा है तो क्यों कड़क रहा है, हम लोग इसके बारे में आज जानते हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों को यदि नहीं मालूम है तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि पहले के लोग ना इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते थे, और ऑब्वियस ये बात है कैसे जानेंगे, उस समय पे हमारा साइंस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग हर चीज़ों के बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं, आप यूट्यूब पे कर देख लेते हैं, तो सब चीज़ आपको लगभग पता चल जाता है। लेकिन पहले के लोगों के पास इतना ज़्यादा साधन नहीं हुआ करता था, तो वो लोग पहले इतने इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते थे। आगे बढ़ते हैं। दे वेर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द एंगर ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम। देखो, पहले ना जब बिजली कड़कता था, पहली बात तो पहले के लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर बिजली क्यों कड़कता है, पहली बात। दूसरी बात, जब बिजली कड़कता था ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, पहली बात डरते थे। दूसरी बात, और वो लोग क्या समझते थे, वो लोग ये समझते थे कि भगवान जो है ना हमसे क्या है, गुस्सा है, हमसे नाराज हो गए हैं, और हमको जो है वो एक तरीके से बिजली को कड़कते हुए वो लोग देखते थे तो वो लोग क्या समझते थे कि भगवान हमसे नाराज हैं, हमसे गुस्सा है, और वो अपना गुस्सा हम लोगों के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ये उन लोगों का तरीका था उस समय पे सोचने का। लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं कि आज हम लोग समझते हैं कि अच्छा, बादल यदि बारिश के वक्त यदि बिजली कड़क रहा है इसका मतलब इसके पीछे कुछ रीजन है, वो रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल पहले के लोग क्या समझते थे, पहले के लोगों को तो पहली बात उतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि बिजली क्यों कड़कता है। तो जब बिजली कड़कता था ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा। पहला ये हो गया। दूसरा बात ये, वो लोग ये समझ लेते थे कि भगवान जो है ना, हमारे ईश्वर जो हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, और वो अपना गुस्सा किस रूप में निकाल रहे हैं, बिजली के कड़कने के रूप में निकाल रहे हैं। तो लोग क्या करने लगते थे, सावधान हो जाते थे। लोग किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था बुरा करेंगे तो फिर बिजली कड़केगा और फिर भगवान अपना गुस्सा निकालेगा। तो इस तरीके से पहले के लोग बहुत ज़्यादा डरा करते थे। आगे बढ़ते हैं। बट नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ लाइटनिंग। लेकिन आज हमारा ऐसा नहीं है। आज हम लोग बिल्कुल लाइटनिंग के पीछे का क्या रीजन है आज हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, यानी कि बिजली कड़क रहा है तो क्यों कड़क रहा है वो हम लोग आज जानते हैं। हालांकि अभी तक आपको भी शायद नहीं मालूम होगा कि आखिर बिजली क्यों कड़कता है ना। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम लोगों को इस चैप्टर में आज मालूम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि लाइटनिंग के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। भले ही अभी तक आप फिलहाल नहीं जानते, लेकिन इस चैप्टर में आप जान लेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। वी नीड नॉट be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from these deadly lightning। अच्छा देखो, ये जो बिजली कड़कता है ना, इतना भयंकर होता है, कभी कभार इतना भयंकर होता है कि जिस एरिया पे गिरता है ना, और उस जगह पे यदि कोई बच्चा या फिर कोई जानवर यदि बगल में उसके चपेट में आ गया तो वो जान से हाथ धो लेता है अपना। आपने अक्सर ऐसे रेनी सीजन में, यानी कि बरसात के सीजन में, आपने ऐसा बहुत सारा न्यूज़पेपर में देखा होगा, रेडियो में सुना होगा, या फिर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बिजली गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों का जान चल जाता है ना। ऐसा बहुत बार होता है, और हमारे बिहार में तो खास करके ऐसी ये चीज़ कॉमन है। बिहार में हम दूसरे स्टेट का तो नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में हर साल ये रिपोर्ट आता है कि मतलब बारिश के समय में अच्छे खासे लोग बिजली कड़कने की वजह से मारे जाते हैं। केवल बिजली कड़कने से मरते हैं नहीं, उसके ऊपर बिजली गिरता है ना। मतलब ये हो गया कि जहां पे बिजली गिर रहा है, यदि उसके आसपास में कोई आदमी या फिर कोई जानवर उसके चपेट में आ गया तो वो जान से चल जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या लाइटनिंग को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, ये हम लोग नहीं रोक सकते, ये अपने आप होता है।
अपने आप होता है, अपने आप रुकता भी है, ये सब चीज अपने आप होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग ये कर सकते हैं कि लाइटनिंग से हम लोगों को घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, ये तो होता ही रहेगा। तीसरा चीज, बल्कि लाइटनिंग से हम लोगों को क्या करना चाहिए, बचने का ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए, और बचने का कुछ तरीका हमारे पास है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हम लोग लाइटनिंग से बच सकते हैं। अच्छा, लाइटनिंग से ना बचने का तरीका हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन एक सबसे आसान तरीका हमारा क्या हो सकता है लाइटनिंग से बचने का। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, लाइटनिंग अक्सर यानी कि बिजली का कड़कना अक्सर कब होता है, बरसात के समय में। तो सबसे पहला क्या एक चीज करना चाहिए आपको, बरसात के समय में खास करके घर से बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए। और आप हो सके यदि बरसात हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है निकलना, तो आप क्या करो, छाता लेके बाहर निकलो, या फिर बहुत कम बारिश हो जाए तब आप बाहर निकलो। लेकिन बहुत तेज बारिश में आप देख रहे हैं कि बिजली कड़क रहा है बहुत जोर से, आवाज भी हो रहा है पूरे के पूरे बादल में, उस समय पर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग के वजह से हर साल अच्छे खासे लोगों का जान जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाइटनिंग हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है, ये तो होता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस अपना सकते हैं, कुछ तौर तरीके हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। वो किससे, मतलब कि किस तरीके से फॉलो करेंगे, ये सबका चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग मेन टॉपिक के अंदर हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, ये है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। स्पार्क्स का मतलब क्या है, लाइटनिंग, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और हो सके तो कहीं पर पेंसिल से लिख भी लीजिएगा कि लाइटनिंग का मतलब ही स्पार्क होता है। चलिए, अब यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सबसे पहली बार हम लोगों को लाइटनिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो द स्पार्क्स यानी कि द लाइटनिंग दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक्स का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो कि ग्रीस के रहने वाले हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमको क्या कहा जाएगा, इंडियन कहा जाएगा। उसी प्रकार जो ग्रीस में रहते हैं उनको क्या कहा जाएगा, ग्रीक्स कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अब ये जानने वाले हैं कि आखिर ग्रीस के लोग क्या जानते थे लाइटनिंग के बारे में, है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, और ये आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार तो है ही, प्लस एग्जाम में भी इससे चीजें पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सोचो, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले का बात है, ये बहुत बड़ी बात है। About 2500 years ago, a Greek scientist called Thales observed that when a material known as amber was rubbed with a silk cloth, it started attracting teeny feathers. क्या हुआ इसका मतलब, थोड़ा सा समझिएगा बहुत गहराई से, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे ना ये कहा गया कि देखो, आज से 2500 साल पहले हमारे पास ना ग्रीस का एक साइंटिस्ट हुआ। उनका मतलब कि ग्रीस के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था इनका, थेल्स था, ठीक है। इन्होंने पहली बार क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व ये किया कि एक मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम क्या है, अंबर। उस मटेरियल का नाम क्या है, अंबर, यानी कि कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसका नाम है अंबर। जब उसको रगड़ा गया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वो क्या करने लगा, धीरे धीरे टीनी फीदर्स यानी कि बहुत ही पतले पतले पंख को वो अपनी तरफ क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, मतलब कि चुंबक के तरफ। इसका मतलब ना आप इसे समझिए, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मतलब कहानी की तरह इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज से 2500 साल पहले बात कहाँ का हो रहा है, ग्रीस देश का बात हो रहा है। और ग्रीस देश में रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीक कहेंगे, ग्रीक कहेंगे, सिंपल सा। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, उसी प्रकार से ग्रीस में रहने वाले को ग्रीक हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 2500 साल पहले आज से हमारे पास ग्रीस का एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने पहली बार ये देखा कि जब हम लोग एक सिल्क के कपड़ों में एक अंबर नाम का हमारा एक मटेरियल हुआ करता था, उसको जब हम लोग रब करते हैं, नहीं कि रगड़ते हैं, तो वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे बहुत ही टीनी टीनी फिदर्स यानी कि बहुत ही पतले पतले पंख, पक्षियों के पंख बेसिकली, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि अपनी ओर वो खींचने लगता है। अच्छा, कुछ ऐसा ही सिचुएशन ना हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ का बताते हैं। आपने जो किया होगा कभी, जब हम लोग अपने बालों में पेन को रगड़ते हैं और उसके बाद आप पेन से देखते हैं कि हमारा छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा उसमें सड़ जाता है ना, ऐसा ही कुछ सिचुएशन उन्होंने
ऑब्जर्व किया। ये तो हम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन सोचो आखिर इन्होंने आज 2500 साल पहले ये चीज करके हमको दिखा दिया था। तो बहुत बड़ी बात है इनके बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। थेल्स सेड दैट अंबर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग विथ सिल्क। देखो एक्वायर्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आखिर थेल्स ने, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको ये तो बता दिया कि हाँ भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, उसमें हम अंबर को, यानी कि अंबर हमारा क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, उसको जब हम लोग रगड़ते हैं तो वो हमारे बहुत ही छोटे छोटे पंखों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उन्होंने ये तो देख लिया, लेकिन उन्होंने देखा तो आखिर ऐसा हुआ क्यों। उन्होंने देख भी लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, लेकिन अब उनको ये बताना था कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या लॉजिक दिया इसके पीछे, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप उस सिल्क के कपड़ों में, सिल्क के कपड़ों से आपने अंबर को जब बहुत जोर से रब किया, मतलब कि बहुत जोर से आपने उसको रगड़ा, तो उस अंबर में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, यानी कि बिजली आ गया। और वो इलेक्ट्रिसिटी इतना तगड़ा था कि जब हम लोग उसको किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहे हैं, यानी कि वो छोटे छोटे पंखों के पास लेके जा रहे हैं, तो वो आराम से उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। अच्छा आप ऐसे समझिए, आप जब आप एक इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो आपको क्या लगता है, करंट लगता है। यानी कि आप एक इलेक्ट्रिक वायर के बहुत ही नजदीक अपने उंगली को लेकर जाएंगे ना, तो आपका उंगली क्या हो जाता है, उसकी ओर खिंचा जाता है और आपको बहुत जोर का झटका लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी था और आप उसके नजदीक अपने उंगली को लेकर गए तो आपके उंगली को वो खींच लिया। ठीक है, उसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन यहां भी हो रहा है। अब देखो इन्होंने, थेल्स ने हमको ये बताया कि देखो जब आप एक कपड़े में, यानी कि सिल्क के कपड़े में जब आप अंबर को रगड़ रहे हैं ना, तो अंबर में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ना पेंसिल से ये भी लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो उसमें जब आपने उसको रगड़ा तो अंबर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब है कि जब उसको आप किसी चीज के पास लेके जाइएगा तो आराम से अपनी ओर उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए अंबर को जब छोटे छोटे पंखों के पास लेके गया वो, तो पंख उसमें क्या हो गए, चिपक गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अंबर में, अंबर आखिर वो छोटे छोटे पंखों को अपनी ओर क्यों खींच पाया। इसलिए खींच पाया क्योंकि अंबर में क्या आ चुका था, इलेक्ट्रिसिटी आ चुका था। अब बोलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो रब करने से आया, बहुत ही ज्यादा उसको रगड़ने से आया। ठीक है, आप ना इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग ठंडे के समय में बहुत ज्यादा हम लोगों को जब ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में अपने हाथों को बहुत जोर से रब करते हैं इस तरीके से। और जब आप अपने हाथों को इस तरीके से रब करते हैं तो आपके हाथ में क्या महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्मी आपको महसूस होता है, और यही गर्मी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यही चीज हमारा यहाँ पे कहना, बताने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स द टीनी फीदर्स, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो गया अंबर में, उन्होंने ही क्या कर लिया, उसके वजह से ही हमारा इसमें उस टीनी फीदर्स को, यानी कि छोटे छोटे पंखों को अपनी ओर खींच पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ही शोड दैट व्हेन वी टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लॉथ आवर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज ये भी देखते होंगे, खास करके ये चीज ना हमारे ठंडों में होता है। ठंडे समय में जब हम लोग अपने शरीर से वूलन कपड़ा या फिर पॉलिस्टर कपड़ा जब हम लोग उतारते हैं तो आप क्या देखते हैं, अपने हाथ का बाल या फिर पूरे शरीर का बाल क्या हो जाता है, पूरा खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ इस, हालांकि यहाँ पे भी हमारा वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बादल वाला, हाँ बादल में भी हमारा चार्ज होता है, बताएंगे ये बादल वाला भी ना इसमें केस आएगा। बादल में ना दो प्रकार का चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस माइनस का साइन आपने देखा होगा, वैसा होता है। तो बादल का सिचुएशन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप आगे चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि आखिर बिजली कड़कता है तो बिजली धरती पे तो आता है, ठीक है, लेकिन वो इतना पावरफुल क्यों होता है कि किसी आदमी के ऊपर गिर जाए तो उसका जान चला जाए, ये भी हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बादल का ना सबसे बड़ा केस है आपका इस चैप्टर में, तो बादल के बारे में हम लोग यहाँ पे खास करके ज़्यादा पढ़ेंगे। और बादल के बारे में ना सबसे ज़्यादा पढ़ना हम लोगों को इसलिए है क्योंकि आप लगभग इस चीज़ को अपने एवरीडे लाइफ में जरूर देखते हैं
कि आखिर भाई बादल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, बादल से बिजली कैसे कड़क के नीचे जा रहा है, किसी इंसान पे ऊपर गिर रहा है तो वो मर कैसे जा रहा है ना। चलो इसके बारे में भी हम लोग अपने चैप्टर में आगे देखेंगे। आगे इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन an American scientist showed that when we take off our clothes in the dark we would see a spark and hear a cracking sound। अच्छा यहाँ पे ना हम लोगों को एक और हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं 1752 में। 1752 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के थे रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ना हमको एक चीज और बताया, इन्होंने बताया कि देखो भाई जब आप डार्क जगहों पर यानी कि पूरे अंधेरे कमरे में जब आप अपने कपड़े को उतारते हैं ना, यानी कि अंधेरे कपड़े में जब आप अपने कपड़े को उतारते हैं तो आपको ना वहां पे चिड़चिड़ाहट का आवाज सुनाई पड़ेगा, और बहुत यदि रूम आपका अंधेरा हुआ तो आपको वहां पर एक छोटा सा लाइटनिंग भी देखने को मिलेगा, क्रैकिंग साउंड मतलब कि चिरचिर का आवाज निकलेगा। अच्छा ये चीज ना आपने अक्सर गौर किया होगा ठंडे समय में जब हम लोग अपने स्वेटर को निकालते हैं अपने शरीर पर से तो आपने कभी आवाज वो सुना है, चिर चिर का आवाज निकलता है। आपने कभी इस चीज को गौर करना अब, ठीक है। हालांकि यदि आपने अभी तक गौर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार अब ठंडा आ रहा है, अब ठंडा लगभग हमारा घुसने वाला है, विंटर आ रहा है, तो आप इसको कभी गौर कीजिएगा, ठीक है। यानी कि स्वेटर आप पहन लीजिए एक दिन लगातार, एक दिन के बाद स्वेटर पहनने के बाद अपने उस स्वेटर को आप उतारिए अपने शरीर से, आप धीरे धीरे उतारिएगा, आपको क्रैकिंग साउंड एक प्रोड्यूस होगा उसमें, यानी कि चिरचिर का आवाज उसमें से एक निकलेगा। और यदि वही चीज आप एक बंद कमरे में करेंगे, अंधेरे वाले कमरे में करेंगे, तो आपको एक छोटा सा ना चिरचिराहट के रूप में लाइटनिंग भी देखने को मिलेगा। ये चीज हमको बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ऐसा बिल्कुल होता है। हमने इस चीज को ट्राई किया था, यानी कि जब ये हमारे टीचर हम लोगों को पढ़ाया करते थे ना तो हमने इस चीज को ट्राई किया था। हालांकि लाइटनिंग तो हम नहीं देख पाए, लेकिन इसमें जो आवाज निकलता है वो चिरचिराहट वाला आवाज वो हमको सुनाई पड़ा था, और ये अक्सर पड़ता है ठंडे के समय में, ठीक है। नहीं उतना लाइटनिंग तगड़ा नहीं होता है कि आग लग जाए, नहीं उतना नहीं होता, बहुत छोटा सा, मतलब इतना कम कि आपको ना शायद वो मुश्किल से भी दिख सके, है ना। लेकिन हाँ दिख जाएगा, यदि आपके पास रूम बहुत अंधेरा वाला होगा तो हो सकता है कि दिख जाए। अब यहाँ पे ये नहीं कि इतना तगड़ा लाइटनिंग होगा कि आपका पूरा कपड़ा जल जाए, नहीं इतना नहीं होता। चल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। टॉपिक था हमारा पहला लाइटनिंग, इसके अंदर आपको पढ़ना था ये वाला टॉपिक भी, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, यानी कि ग्रीस के लोगों ने पहले किस तरीके से लाइटनिंग को ऑब्जर्व किया मालूम चल गया। हालांकि वहां के साइंटिस्ट का नाम क्या था, थेल्स था। ग्रीक्स यानी कि ग्रीस एक हमारा देश है, वहां पर रहने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं ग्रीक, और वो हमारा साइंटिस्ट था कौन, थेल्स। उसी प्रकार से हमने एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम होगा हमारा चार्जिंग बाय रवि, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।